हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक इंट्रोडक्शन और उनके कुछ फैक्ट्स आपको बताए थे, आज उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आज हम पढ़ने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक इसका जिक्र मिलता है हमको सुप्रीम कोर्ट के बारे में। 147 आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147। तो 140 जो 124 है उसके फर्स्ट क्लॉज में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। इसमें वर्तमान समय में हमारे पास 34 जजेस हैं और जब बना था उसमें 8 जजेस थे, 1+33 एंड 1+7 इस तरीके से। फिर 124 के सेकंड में नियुक्ति से संबंधित भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा। चाहे वो हाई कोर्ट के भी जज हो तो उनकी नियुक्ति भी भारत का जो राष्ट्रपति होगा तो नियुक्ति के संबंध में ऐसा प्रावधान देखने को मिलता है। 124 के थर्ड में आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता बताया था कि किस तरीके से वो भारत के नागरिक होना चाहिए या हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक लगातार चीफ जस्टिस के रूप में काम किया हो या फिर लगातार पिछले 10 वर्षों से किसी कोर्ट में वकील के रूप में काम कर रहा हो या किसी राष्ट्रपति की दृष्टि में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विधि का पालन किया था वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो इससे संबंध में जो बातें थी वो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं देखें तो पहले उसको देख लें। 124 का 6 क्लॉज बोलता है कि जो शपथ है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ दिलाता है और त्याग पत्र भी सुप्रीम कोर्ट के जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, अर्थात जो शपथ दिलाता है उसी को त्याग पत्र भी देते हैं। अब इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो 65 वर्ष का ये मैक्सिमम कार्यकाल है, मतलब अपने कार्यकाल के दौरान अगर वो 65 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 65 इयर्स फॉर सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। हटाने की प्रक्रिया इसमें दो तरीके या दो पॉइंट ऐसे हैं जिनके बेस पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, या तो साबित कदाचार हो या फिर असमर्थता हो। साबित कदाचार का अर्थ है कि वह कोई ऐसा काम करने में लिप्त पाया गया हो जो उसने उस पद पर रहते हुए नहीं करना चाहिए, या ऐसे कोई काम में लिप्त पाया गया जैसे भ्रष्टाचार वगैरह, तो घूस लेना या फिर किसी की सिफारिश करना या कोई भी ऐसा असंवैधानिक कार्य करते हुए यदि उससे पाया जाता है तो वो साबित कदाचार के बेस पे। और असमर्थता, यदि वह सुप्रीम उस कोर्ट के जज के पद पर रहते हुए उस पद की जो गरिमा है या उस पद के जो काम है उनको उनमें उसकी निपुणता में वो असमर्थ है, यदि या यूं कहें कि उनको सॉल्व करने में रिजॉल्व करने में वो सक्षम नहीं है, तो असमर्थता और साबित कदाचार ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ये दो पॉइंट हैं, ठीक है। अब हटाने की प्रक्रिया संसद के द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया लागू की जाती है जो महाभियोग तो नहीं है लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग शब्द का इसमें उल्लेख नहीं मिलता है पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। होता क्या है कि अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज पर ये बातें लागू होती हैं तो सबसे पहले या तो लोकसभा में या राज्यसभा में उस पर आपका जो विचार है उसको प्रस्तुत किया जाएगा। कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन लोकसभा में प्राप्त होना चाहिए उस प्रपोजल को, और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और इस समर्थन को यदि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने के लिए जो समर्थन है इसको यदि स्पीकर या फिर आपका जो सभापति है, ठीक है, तो वो अगर अप्रूव कर देता है तो उसके पश्चात वो चीज सदन में पेश की जाती है। 2/3 बहुमत से अगर वो पास हो जाती है तो उसके बाद उस पर राष्ट्रपति साइन करता है और जैसे राष्ट्रपति साइन करता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटना पड़ेगा। तो अभी तक ध्यान रखिएगा कि किसी भी जज को इस विधि के द्वारा हटाया नहीं गया है। हालांकि एक जज से आपके वी रामास्वामी वो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के ऊपर इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर लागू की गई थी। अगर वर्तमान में देखें तो हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे दीपक मिश्रा, उन पर भी इस प्रकार का प्रावधान या प्रपोजल लाया गया था लेकिन वो चूंकि विचार उसको स्थगित कर दिया गया था राष्ट्रपति के द्वारा ही, तो वो आगे पास नहीं हो पाया था। तो ये सारी चीजें हम सुप्रीम कोर्ट के जज और उससे संबंध में देखते हैं। अब आगे आइए कि वेतन कितना होता है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका वेतन 2,80,000 होता है, जबकि अन्य जो जजेस हैं 2.5 लाख इनकी जो सैलरी होती है। केवल चीफ जस्टिस की सैलरी में 30,000 रुपए एक्स्ट्रा होते हैं, 2,80,000। बात करें सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ तथ्यों की, एक हम होता है एडहोक या तदर्थ न्यायाधीश। एडहोक जज या तदर्थ न्यायाधीश का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई पीठ बैठ रही है या सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को या किसी केस की सुनवाई के लिए अगर सदस्य उसमें जजों की कमी पड़ रही है तो हाईकोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में एडहोक के तौर पर, संविदा के तौर पर जब नियुक्ति की जाती है तो उनको एडहोक जज या एडहोक न्यायाधीश किया जाता है। आर्टिकल 127 के तहत ये बात उसमें बात बोली गई है, ठीक है। और इस दौरान उसको सभी वेतन भत्ते वही मिलेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिला करते हैं। दूसरा, सेवानिवृत्त जज। 128वें अनुच्छेद में यह बात बोली गई है
कि यदि सुप्रीम कोर्ट के पास कार्यभार बढ़ जाए तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट पुराने जो जज रिटायर हो चुके हैं उनकी भी सेवाएं वापस ले सकता है और उनको भी वही उस समय की तत्कालीन जो भी भत्ते वगैरह जो भी सैलरी वगैरह एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं उन्हीं भत्ते और उन्हीं सैलरी के साथ उनकी यहां पर पुनर्नियुक्ति की जाएगी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो आर्टिकल 128 के तहत यह बात भी आपको याद रखनी है। अब शक्तियों की बात हम सुप्रीम कोर्ट की करें तो सुप्रीम कोर्ट के अपनी एक मूल अधिकारिता होती है। मूल अधिकारिता का सीधा सा मतलब ये समझिए कि यदि भारत के किसी दो राज्यों के बीच में विवाद हो या एक स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में विवाद हो या राज्य के समूह और भारत सरकार के बीच में अगर विवाद हो तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वही सर्वोच्च माना जाएगा। हालांकि इसमें अपवाद स्वरूप नदी जल विवाद जो आते हैं, नदी जल विवादों में भारत का सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है। नदी जल विवादों को जो सुनवाई करती है उसके लिए संसद को अनुच्छेद 262 के तहत उसमें वहां पर प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 262 आर्टिकल 262 में आप देखेंगे तो जो रिवर डिस्प्यूट है उनसे संबंधित चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। तो अपवाद के लिए याद रखेंगे नदी जल विवादों का संबंध या नदी जल विवादों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं की जाती है। बाकी राज्य अगर किसी अन्य मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं तो उनका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। बात करते हैं रिट अधिकारिता की तो अनुच्छेद 32 में जब मौलिक अधिकार पढ़े रहे थे उसमें भी हमने बोला था मौलिक अधिकारों के दौरान भी आर्टिकल 332 के दौरान यदि मौलिक अधिकार का अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करके उसके मौलिक अधिकारों को संरक्षित कर सकता है। अभिलेख न्यायालय के रूप में अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पेश किया गया है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है कि यदि आज सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर के या किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस को लेकर के अपना फैसला दिया है तो वो अन्य कोर्ट के लिए अन्य न्यायालयों के लिए एक अभिलेख की तरह है। वो जो डिसीजन है उसे अन्य कोर्ट्स एक रेफरेंस के तौर पर एक अभिलेख के तौर पर उसे संरक्षित करेंगे तो उसके द्वारा दिया गया जो निर्णय होगा वो अभिलेख न्यायालय की तरह रूप में संरक्षित रखा जाएगा। अपीली न्यायालय भारत के सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि हमने देखा था कि जो भारत में जो कोर्ट है जो न्यायपालिका है वो इकाई व्यवस्था है। सबसे ऊपर में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे आपके हाई कोर्ट्स हैं, उसी के नीचे आपके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का मामला अगर कोई वहां पर सुनवाई या कोई आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो मैक्सिमम कहां जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो जो सर्वोच्च अपीली अधिकारिता है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 याद रखेगा कि जिसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रपति की जो सलाहकारी शक्ति थी उसके तहत भी हमने देखा था कि अगर विधि के किसी मामले को लेकर के राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति द्वारा दी गई ऐसी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं। अर्थात दोनों फ्री हैं बट सलाहकारी शक्तियों के तहत अनुच्छेद 143 में आपको यह बात देखने को मिलती है। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में एक चीज देखें तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पुनरावलोकन हालांकि ये वर्ल्ड अनुच्छेद 13 में अनुच्छेद 32 में अनुच्छेद 137 में हमको देखने को मिलता है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है कि यदि कोई एक जजमेंट एक बार पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और उस समय के साथ उस जजमेंट को अगर चेंज करना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकारिता है कि वो उस जजमेंट को चेंज कर सकता है, पूरी तरह पलट भी सकता है। जैसे हमने देखा था कि प्रस्तावना के संबंध में कि 1960 के प्रस्तावना के संबंध में हम देखते हैं कि बेरोवाड़ी केस में जब हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो अभिन्न अंग नहीं है तो केशवानंद भारती केस में उसको पलट दिया जाता है और बोला जाता है कि संविधान में प्रस्तावना इसका एक अभिन्न अंग अर्थात अपने पुराने दिए गए निर्णय को वापस सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, पलट सकता है न्यायिक जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो अगर एग्जीक्यूटिव जो हमारा लेजिस्लेचर है चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो अगर कोई भी ऐसा नियम या ऐसा कानून जो भारत के संविधान का उल्लंघन करते हो भारत के संविधान के लिए जो खतरा पैदा करते हो यदि ऐसा कोई कानून बनाती है न्याय विधायिका तो उसको भी रिजेक्ट कर सकती है, उसके भी रिव्यू कर सकती है, उसको भी पढ़ सकती है या खारिज कर सकती है, संवैधानिक कर सकती है। ये अधिकारिता भी सुप्रीम कोर्ट के पास समय समय पर हम देखने को मिलती है। अब बात करें जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है तो उसके लिए टर्म्स यूज किए जाते हैं कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार या भारतीय संविधान का संरक्षक अगर कोई है तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप ये फैक्ट याद रखिएगा। तो
आज के और पुराने वीडियो के माध्यम से, इन 2 वीडियो के माध्यम से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी तथ्य होंगे वो हमने आपके सामने रखे हैं। इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हाई कोर्ट्स के बारे में, उसमें हम हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।